अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ना। पिछली क्लास में मैंने ना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट दिया था, हेडिंग भी दे दी थी और 2-4 लाइनें भी लिख दी थी और उसका फार्मूला भी लिख दिया था। अब उस फार्मूले पे आगे चलते हैं और सवाल भी कराता हूँ। एक रीकैप के तौर पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दोबारा सुन लें। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, डायरेक्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसको डायरेक्ट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली ऐसी रिलेटेड है कि हम जान सकते हैं कि एक यूनिट बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, इसी तरह से एक यूनिट बनाने में कितने रुपए की लेबर लगेगी, इसलिए इनको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कहते हैं। लेकिन जो एफओएच हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं और इनको इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बारे में हम ये नहीं कह सकते दावे से कि एक यूनिट बनाने पर कितना खर्चा होगा। साल के शुरू में ही हमें एक यूनिट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? अच्छा, इसको बल्कि मैं सिर्फ साल के शुरू तक महदूद नहीं कर देता, हमें किसी भी वक्त पता होना चाहिए कि हमें एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है। क्योंकि मार्केट में अगर हमने प्राइसेस के डिसीजंस कर रहे हैं, मार्केट में रोज चेंजेस हो रही हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो हमें अगर यही नहीं पता कि हमें एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है तो हम प्राइस के फैसले कैसे करेंगे? तो बिजनेस को एक यूनिट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। अब एक यूनिट की कॉस्ट यानी प्रोडक्ट कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे कितना लगेगा पता चल सकता है, डायरेक्ट लेबर एक यूनिट पे कितना लगेगा पता चल सकता है। एफओएच चूंकि नहीं पता होता तो हम इसके लिए कोई एक रेट निकाल लेते हैं, एफओएच के लिए भी कोई एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, वो होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसको एब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं ये भी आपको शायद आज, उम्मीद है आज इसकी वजह बता दूंगा कि इसको एब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं। बहरहाल एब्जॉर्प्शन का वर्ड छोड़ के रेट की बात कर लेते हैं। तो ओवरहेड्स को एक यूनिट की कॉस्ट में शामिल किया जा सके, इसके लिए हम एक रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बात यहां शुरू कर दी थी। यार आप खड़े हो ही गए तो जरा बात सुनना। बेटा आपसे कह रहा हूं, आप जो भी क्लास के अंदर आए हो वापस जाओ जरा। इधर ना ऑफिस में कोई भी होगा उसको कहना कि सर कह रहे हैं कि इसकी बैटरी चेंज करनी, बल्कि आ जाओ, रहने दो, आ जाओ, अली जाना बेटा जरा।
ओवरहेड्स के लिए एक रेट निकाल लिया जाता है और रेट निकालने के लिए ओवरहेड्स को किसी ना किसी एक्टिविटी से लिंक किया जाएगा। जैसे मैंने लास्ट में मिसालें दी थी कि अगर फोटोकॉपी वाले ने अपने खर्चों का कोई रेट निकालना है तो वो नंबर ऑफ कॉपीज से लिंक कर लेगा। अगर गाड़ी वालों ने कोई रेट निकालना है खर्चों का तो वो अपने सारे खर्चों को किलोमीटर से लिंक कर लेंगे। तो इस तरह से ना हर डिपार्टमेंट, हर एसेट, इनके लिए कोई ना कोई रेट हो सकता है। अब वो रेट कैलकुलेट करना हम सीख लेते हैं। और ये जो मैंने सारी बात बताई है, रेट कैलकुलेट करना और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्या है, ये मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को इसकी कोई खास समझ नहीं आई होगी। कोई बात नहीं, कैलकुलेशंस पे चलना शुरू करें। एक बार कैलकुलेशंस होती जाएंगी ना तो फिर ये कॉन्सेप्ट्स और बेहतर होते जाएंगे। कैलकुलेशन पे आते हैं। मैंने आपको एक रेट का फार्मूला लिख दिया था। टोटल बजटेड खर्चे थे और इसको हमने कोई ना कोई जो बेस डिसाइड की थी कि किससे लिंक करना है, उसके बजटेड यूनिट से। जैसे मैंने एसी के खर्चों की बात की थी, तो इसके साथ कौन सा एक्टिविटी लिंक? आर्स। ये जो बेस है ना, ये 5-6 तरह की बेसेस इस्तेमाल होती हैं। इनमें से कौन सी यूज आपने करनी है, इस सवाल में गाइडेंस मिल जाएगी। एक जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो होती है डायरेक्ट लेबर आवर्स। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है और डायरेक्ट लेबर कौन लोग होते हैं? प्रोडक्शन के वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स का मतलब ये हुआ कि जितने टोटल घंटे वो काम कर रहे होंगे। डायरेक्ट लेबर आवर्स, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, कि किसी भी फैक्ट्री में टोटल डायरेक्ट लोगों ने डायरेक्ट टोटल कितने घंटे काम किया, ये होते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स, या करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर इसको बेस रखना हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। और अगर इसको एज अ बेस यूज किया तो OAR का आंसर किस शक्ल में आ रहा होगा? रुपीज पर आवर, रुपीज पर लेबर आवर। अच्छा, इस रेट का इस्तेमाल क्या करना है ये भी मैंने लास्ट क्लास में बात की थी। अगर हम ये देखना चाहें कि अगले साल टोटल खर्चा कितना होगा तो इस रेट को क्या इस्तेमाल करें? इस रेट को मल्टीप्लाई कर दें टोटल आवर। रेट इसलिए निकाला जाता है ना, फोटोकॉपियर को पता है कि एक कॉपी मुझे 2 रुपए की कॉस्ट करती है। तो कॉलेज वाले अगर ये प्लान करना चाह रहे हैं कि अगले सेशन में हमारा कितना खर्चा होगा तो कैसे करें कैलकुलेट? 2 रुपए यानी रेट को इस्तेमाल कर लें, नंबर ऑफ कॉपी से मल्टीप्लाई कर लें। अगर बिजनेस को पता है कि हमारा जो ट्रक है वो सामान लाने ले जाने के लिए जब चलता है तो 1 किलोमीटर हमें 15 रुपए कॉस्ट करता है, तो अगर वो प्लान करना चाहें कि हम ये जो फलाना विजिट करने लगे ये हमें कितना कॉस्ट करेगा, तो क्या करें? 15 रुपए जो रेट है इनटू जितने किलोमीटर चलने का इरादा उसे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये रेट जो निकाला जा रहा होता है इसका फिर आगे इस्तेमाल करना होता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होना होगा? फिर जो रेट निकलेगा उसको इनटू नंबर ऑफ कौन से आवर्स? लेबर आवर्स। इसके अलावा एक और बेस ज्यादा मशहूर है, सबसे ज्यादा ये मशहूर है। इसके बाद एक और मशहूर बेस है मशीन आवर्स। मशीन आवर्स कहते हैं कितने घंटे मशीनें चलेंगी, मशीन आवर्स। अगर इसको बेस यूज किया जाना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। और अगर इसको इस्तेमाल किया गया है तो फिर OAR की शक्ल क्या बन रही होगी? OAR का आंसर किसमें आ रहा होगा? रुपीज पर मशीन आवर। और आगे जिंदगी में इसको कभी इस्तेमाल करना हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मशीन आवर से। एक और मशहूर बेस है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन, जितने यूनिट्स की प्रोडक्शन होनी है, इसका आंसर क्या बन रहा होगा? अच्छा, फार्मूला क्या बन रहा होगा? टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और इसका आंसर किस शक्ल में निकलेगा? रुपीज पर यूनिट। शाबाश। और इसको आइंदा कभी अप्लाई करना हुआ तो इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, शाबाश।
फिर इसके अलावा एक और मशहूर बेस होती है, लेकिन अब ये कम मशहूर चल रही है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब जरा गौर करें और बताएं कि इसका आंसर जो आएगा वो किस शक्ल में होगा। इसका आंसर रुपीस पर मशीन आर क्यों निकल रहा है? क्योंकि ऊपर क्या है? रुपीस, नीचे मशीन आर्स, तभी तो आंसर रुपीस पर आ रहा है। इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फार्मूला क्या होगा? टोटल बजटेड एफओएच, ये भी रुपीस चीज होती है। टोटल बजटेड मटेरियल कॉस्ट, ये भी रुपीस है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल बजटेड ओवरहेड्स है 1 लाख, टोटल बजटेड मटेरियल कॉस्ट है 2 लाख। OAR टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मटेरियल कॉस्ट। तो मैंने पूछा है इसका आंसर किस शक्ल में निकलेगा? ये तो कुछ भी नहीं होगा, एक रेशियो होगी, तो उसको फिर परसेंटेज की शक्ल में लिखा जाता है। यानी इसको अगर परसेंटेज बनाना हो तो क्या आंसर बना? परसेंटेज की शक्ल में लाना हो तो क्या आंसर बना? 50%। परसेंटेज में लाना होता है तो ये सलूक करते हैं। इतने से होते थे, आप परसेंटेजेस निकालते थे, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, तो इसका आंसर परसेंटेज में आया करेगा। इसका आंसर आ गया 50%, मिसाल के तौर पे 50% आ गया। तो अब OAR हो गया 50% ऑफ किसका? 50% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आइंदा इस्तेमाल कैसे हुआ करेगा ये? इस रेट को अब इस्तेमाल करना है। हम ये किया करेंगे कि अब इसका आंसर आ गया 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब प्लानिंग कैसे होगी? प्लानिंग ऐसे होगी कि अगर 2021 में हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2 मिलियन रुपए हुई तो एफओएच कितना होगा? इसका 50% यानी 1 मिलियन होगा। तो ये जो OAR अगर ये बेस है तो उसका आंसर किस शक्ल में निकल रहा होगा? परसेंटेज की शक्ल में। एक और मशहूर बेस होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और इसकी आंसर की शक्ल क्या बनेगी? सेम इसी तरह। और लास्ट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर को। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्राइम कॉस्ट। और OAR की जो शक्ल होगी वो क्या निकलेगी? परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। इन 6 में से कौन सी बेस यूज करनी है ये सवाल में बताई होगी। अगर नहीं बताई तो ये अगली कुछ क्लासेस में उसके लिए भी नोट लिखवा दूंगा। अच्छा, अभी तक जितना लिखा ये अभी बहुतों की शक्लें पे सवालिया निशान होगा, सवाल लिखें, उससे ये इंशाल्लाह बात बेहतर हो जाएगी। सवाल लिखें। चलें 1 मिनट बाद लिख लेंगे। कर ले, नोट कर लें पूरा, फिर लिखते हैं सवाल।
नोटेड? चलें सवाल लिखें। टोटल बजटेड एफओएच, टोटल बजटेड एफओएच फॉर 2022, टोटल बजटेड एफओएच फॉर 2022 450,000 रुपीज, 4.5 लाख रुपए। जी जी एफओएच वो असल में ओवरहेड्स ज्यादा बोला जाता है ना, चैप्टर का नाम भी ओवरहेड्स था, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स ही पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम। वैसे ओवरहेड्स तो ज्यादा ब्रॉडर टर्म है, ओवरहेड्स होते हैं जो वैसे एक्स्ट्रा खर्चे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के भी ओवरहेड्स हो सकते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट के भी ओवरहेड्स हो सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में ना फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं कभी एफओएच कह रहा हूँ, कभी ओएच कह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद लिखिए टोटल बजटेड प्रोडक्शन। अच्छा, बार बार क्या 2022 बताऊंगा, ये सारा डाटा 2022 का है, ये सारा डाटा 2022 का है। टोटल बजटेड प्रोडक्शन 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स। और बजट का वर्ड भी क्या बार बार बोलूं, ये सारा कुछ 2022 का बजट ही है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, अब ये सब बजटेड बातें ही हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट नहीं, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, बल्कि पहले लिख लें डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट 3 आवर्स। 3 क्या मतलब हुआ इस बात का? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कि एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट मैंने बताए हैं 3। डायरेक्ट लेबर का रेट यानी उनको जो पैसे देने हैं वो किस रेट पे देने हैं, वेजेस कह ले, वेजेस का जो रेट है, डायरेक्ट लेबर रेट 200 पर आवर, 200 रुपए पर आवर। ये जो लेबर है ना, इनको हमने 200 पर आवर पैसे देने हैं, इनका वेज रेट 200 पर आवर है, रुपीस 200 पर आवर। उसके बाद लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹40 पर केजी। मटेरियल का 1 किलो 40 रुपए का होगा, ₹40 पर केजी। उसके बाद लिखिए डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन, डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन यानी इस्तेमाल कितना होगा जी, समझ नहीं आई? जी डायरेक्ट बता रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन होगी 6 kg पर यूनिट, 6 kg पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में 6 किलो मटेरियल लगा करेगा। नेक्स्ट लिखें मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। दो मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, 2। इसका क्या मतलब हुआ कि एक यूनिट बनाने के लिए मशीन 2 घंटे चल रही होगी। चले बस, आपसे रिक्वायर्ड है, डाटा सारा आपके सामने मौजूद है। अब आपने देखना इनमें से, इस डाटा में से ये चीजें कैसे निकालनी है। आपने इन 6 की 6 बेसिस पे एक एक करके OAR निकालना है, इसी डाटा में से ढूंढे। अब आपको इस डाटा में से ढूंढना है कि टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, टोटल मटेरियल मशीन आवर्स कितने हैं, वो इस डाटा में से ढूंढना है। इन 6 के 6 बेसिस पे OAR निकालना है। मैं करूं या आप करें?
हाँ तो ठीक है, आप करें। अच्छा, इसमें ना मैं आपकी अकल से उम्मीद करता हूँ कि आप अकल भी इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि आपको मैंने ये टोटल्स दे दिए हों, ये आपने खुद गौर करना है। ये आप जो चीजें दी हैं इन पे गौर करिए, देखिए आपने ये चीजें बनानी है। हो सकता है कुछ चीजें डायरेक्टली गिवन है, कुछ नहीं है। ये आपने बेटा अकल इस्तेमाल करके सोचना है। आप अपना जहन भी इस्तेमाल करें, जरा होश के साथ सवाल सॉल्व करें। सिर्फ अकल होश इस्तेमाल करने को कह रहा हूं, को मैंने पीएचडी लेवल का सवाल नहीं लिख दिया, बेसिक सा सवाल है, बस आप अकल होश इस्तेमाल करें, सिर्फ ये कह रहा हूं। पहला क्या कैसे? ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक। सॉल्व करने को कहता हूं तो सारे लोग सॉल्व किया करें, अगली अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर ना बचा के रखें, करें इसको इस्तेमाल। क्या किया क्या टोटल प्रोडक्शन कितनी है ये बताइए मैंने। हाँ तो आप कौन से फार्मूले के लिए पूछ रही हैं? हाँ 4,000 से। हाँ 2 को 4,000 से। अच्छा, ये जो पूरा डाटा है ना, ये सारा डाटा 2022 के लिए एक ही बिजनेस का है। यानी अगर मैंने आपको शुरू में कहीं लिखवा दिया है कि इस 2022 की, सबसे बात कर रहा हूं, 2022 की बजटेड प्रोडक्शन कितनी बताई है मैंने? बजटेड प्रोडक्शन 4,000 यूनिट्स। तो ये 2022 में 4,000 यूनिट्स बनाने हैं हमने।
अब ये 4000 यूनिट्स अगली सारी लाइनों के लिए होंगे इस्तेमाल। ये सब अलग अलग इंडिपेंडेंट बिजनेसेस की बात नहीं हो रही, मैंने कहा ये सारा डाटा मैं आपको 2022 का बता रहा हूं। तो अब 4000 यूनिट्स हमने अगले साल बनाने हैं, अब आपको इन सारी चीजों के लिए उन 4000 यूनिट्स को करना है इस्तेमाल। पता नहीं, देखते हैं, जुबानी जुबानी बनाए अभी, देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, ये वो क्या है? अच्छा, ये क्या आ जाएगा आंसर? 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर होगा? टोटल आ जाएगी, टोटल पूरे साल की 4000। सारे चलें इधर देखें, अगर लेबर आवर्स को यूज करना है तो फार्मूला क्या बन रहा है? टोटल बजटेड एफओएच। अच्छा, ये जो सारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये 2022 या उसके किसी एक हफ्ते की या 15 दिन, पूरा साल है ना, तो हम ये पूरे साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2022 में टोटल बजटेड एफओएच कितने? 450,000। डिवाइड किससे करना है? अगर हम इसको बेस यूज कर रहे हैं तो डिवाइड किससे करना है? लेबर आर पर यूनिट से। लेबर आर पर यूनिट से कि 1 यूनिट बनाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? टोटल 2022 में कितने घंटे काम करेंगे वर्कर्स? तो वो तो 1 यूनिट के लिए मैंने कहा 3 घंटे काम करेंगे, तो इसको 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेबर आवर्स निकलेंगे 12000। देखें, एक यूनिट के लिए वर्कर्स को 3 घंटे काम करना पड़ता है। अगर हम साल में 4000 यूनिट बनाएंगे तो टोटल साल में 12000 घंटे काम होगा ना वर्कर्स की तरफ से। तो यहां पर हमें डिनोमिनेटर में टोटल बजटेड लेबर आवर्स चाहिए, तो वो 3 है, 12000 है। यार को बहुत अनूनी बात तो नहीं बता रहा, इतनी अजीब अजीब शक्लें क्यों नजर आ रही मुझे? ये 12000 क्या है, कैसे निकला है? हाँ हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाइट शर्ट क्यों किया 4000 से मल्टीप्लाई? ठीक है, तो ये 12000 कैसे आ गया? क्यों किया मल्टीप्लाई? अच्छा, क्यों करेंगे ऐसी? 12000 क्यों टोटल लेबर आवर्स है? मैंने क्या ये फॉर्मूला बताया था कि दिस इनटू दिस करें तो टोटल हो जाएगा। 12000 कैसे बन रहा है? क्यों कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई? अच्छा ठीक, 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे लगेंगे तो फिर 4000 बनाने में 12000 घंटे लगेंगे, तो हमें यहाँ टोटल लेबर आवर्स चाहिए, तो टोटल से डिवाइड कितना बना? 37.5 पर आवर। फिर अगर हमने OAR पर मशीन आवर निकालना है, OAR पर मशीन आवर, तो अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? टोटल बजटेड
कि पूरे साल में टोटल कितने घंटे मशीन चलेगी। एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे चलनी पड़ती है, तो फिर 8000 56.25 पर मशीन आवर। और अगर रखना हो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को तो OAR पर यूनिट, OAR पर यूनिट, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल बजटेड ओवरहेड यानी 450,000 डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्रोडक्शन 4000 यूनिट्स, 112 पर यूनिट। हाँ जी, आपको चाह रहे हैं समझ, ये इम्पॉसिबली डिफिकल्ट तरीन काम कर रहे हैं इस वक्त आप। यस सर। अच्छा, इस पे ना जरा आप सीरियसली सोचिएगा, अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि ये जो इस वक्त यहाँ काम हो रहे हैं, क्या वाकई ये कोई इतना मुश्किल काम है कि आप टोटल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये आपको झंझोड़ने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बेटा अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो इसका यकीनी रीजन ये है कि आप नहीं कर रहे दिमाग इस्तेमाल। आप दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक यूनिट देखें, आपने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ा है, ये 7वीं 8वीं क्लास भी मैंने बहुत ऊंची क्लास बता दी है। अगर एक यूनिट 3 घंटे बनाने में, 3 घंटे इस्तेमाल हो रहे एक यूनिट बनाने में, तो 4000 यूनिट बनाने में टोटल कितने घंटे इस्तेमाल करेंगे। ये अब एक कैफ का स्टूडेंट जो AFC में QM भी पढ़ाया और उसको ये 12000 निकालने में कोई बहुत मुश्किल काम है। ये आप नहीं कर रहे दिमाग इस्तेमाल, नहीं दिमाग इस्तेमाल। मैंने पहले दिन आपसे ईंटों का इस्तेमाल इसलिए थोड़ी कराया था कि आपने ईंटों का इस्तेमाल करना है, जाके दिमाग इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है। मैंने यहां जितनी चीजें सजा बताई हैं, क्या वाकई कोई ऐसा नया नॉलेज है जिसमें बहुत नई चीज पता चली कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल निकलेगा। ये बेटा जब तक आप ये चीज रियलाइज नहीं करेंगे ना, आप इन मुश्किलों को फिर करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। ये अभी कुछ मुश्किल नहीं है, ये सीरियसली कुछ मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने बहुत डरा दिया है। मैं आपको झंझोड़ रहा हूं कि बेटे अकल दिमाग इस्तेमाल करके चलें, वो अपने दिमाग पे थोड़ा भरोसा तो करें, थोड़ी हिम्मत तो करें। ये जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी से भी ये सवाल नहीं हुआ था। अगर हमने रखना है OAR की बेस, अगर OAR को हमने कहना है बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट जी, टोटल FOH, टोटल मटेरियल कॉस्ट, 1 किलो 40 रुपए का, एक यूनिट के लिए 6 किलो, 6 इंटू 40 क्या चीज बन जाएगी। एक यूनिट बनाने पे इतने रुपए का मटेरियल लगेगा, तो 240 से डिवाइड कर लो, फिर 4000 से भी मल्टीप्लाई होगा। दोबारा देखें, ये जो 40 रुपए है, ये 40 रुपए है कि 1 किलो 40 रुपए का है। एक यूनिट बनाने के लिए 6 केजी लगते हैं। इसका आंसर क्या चीज बन जाएगी, 240। एक यूनिट बनाने के लिए 240 रुपए का मटेरियल लगेगा, और हम 4000 यूनिट्स बना रहे हैं। वैसे तो आप अगर बार बार इस चीज को रिवाइज करते जाएंगे ना, तो आपका फायदा होगा। ये देखें, तो रुपीज में आंसर आ गया। कितने बन गए, 960,000, 46.88 कर लें जी, 88 कर लें, 46.88। और अगर हम रख लें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अच्छा मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, नहीं हो रहा तो बेटे बोर्ड पे भी कर रहा हूं। मैं आपको ना सिर्फ बस ये चाहता हूं आपसे कि आप दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश पूरी करते रहें, अपने आप को पूरा एक्सप्लॉइट करें जी। ये क्यों कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। हम ओवरहेड्स के लिए एक रेट निकालना चाह रहे हैं ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें। अभी आप रेट निकालने तक बस चल ले, फिर आगे इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे। हाँ, तो इफेक्टिव ओवरहेड में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा जो फोटोकॉपी का खर्चा है, फोटोकॉपी का खर्चा वो पर स्टूडेंट हमें कितना कॉस्ट करेगा पर स्टूडेंट। अगर कॉलेज ये देखना चाहे कि फोटोकॉपी का खर्चा, या अगर रेट निकालना चाहे कि हमें एक स्टूडेंट कितने रुपए कॉपी कॉस्ट करेगा,
फोटोकॉपी का खर्चा अगर पर स्टूडेंट के हिसाब से देखना चाहें तो क्या फार्मूला बन जाएगा? टोटल फोटोकॉपी का खर्चा डिवाइडेड बाय, तो इसका मतलब स्टूडेंट फोटोकॉपी के अंदर आ रहे हैं। अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं कि बिजनेस एक स्कूल है, कॉलेज है, वो स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रिप प्लान कर रहा है और उसका पेट्रोल का खर्चा, वो ये देखना चाह रहे हैं कि मैं पर स्टूडेंट कितना पेट्रोल का खर्चा कॉस्ट करेगा, तो मतलब स्टूडेंट पेट्रोल पे चल रहा है? नहीं, टोटल पेट्रोल का खर्चा पर स्टूडेंट निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल पेट्रोल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नंबर ऑफ यूनिट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कहीं पेट्रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पी रहे हैं या खा रहे हैं, इसका नहीं है ना लिंक। बात ये है कि हमें खर्चे को किसी के साथ लिंक कर रहे हैं। जब ये पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट कितने रुपए का हमें फ्यूल कॉस्ट कर रहा है, ताकि फिर कॉलेज वाले बच्चों से कह सके भाई आपने ना 1500 रुपए जमा कराने इस ट्रिप के, पर स्टूडेंट कॉस्ट निकालेंगे तो ये काम कर सकेंगे ना। तो इसलिए बिजनेसेस ये जो ओवरहेड्स हैं इनको किसी ना किसी एक्टिविटी के साथ लिंक करके रेट निकाल रहे होते हैं। अब जैसे इस वक्त ये जो रेट्स निकल आए, इनकी इंटरप्रिटेशन ये है, ये पहला वाला क्या था? लेबर आवर 3.75 रुपीज नहीं 37 पॉइंट रुपीज पर लेबर आवर की इंटरप्रिटेशन ये है कि अब हमें ये पता चल गया, प्लानिंग हो गई कि अब इस साल में जब भी कभी लेबर काम करेगी तो जितने घंटे लेबर काम कर रहे होंगे 37.5 रुपीज पर आवर हमारे ओवरहेड्स भी आ रहे होंगे, क्योंकि लेबर काम करेगी तो उसके साथ सपोर्ट के लिए बिजली वगैरह इस्तेमाल होगी, उसके सपोर्ट वर्कर होंगे, तो ये खर्चे आएंगे ना। कॉलेज ने सेशन चलाना है तो कॉलेज वाले ये प्लान करेंगे कि जब भी एक सेशन 150 घंटों पे चलेगा तो सफाई वालों का खर्चा, पीएन्स का खर्चा, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये भी हमारा साथ साथ इनकर हो रहा होगा। तो क्लास में तो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्लान कर रहा है कि सेशन होगा तो साथ ये खर्चे भी होंगे। अब उनके लिए उन्होंने एक रेट शुरू में सोच लिया कि 1 घंटा क्लास होगी तो 1500 रुपए खर्च होंगे हमारे, पानी बिजली वगैरह ये सारे। अब आप कहेंगे पानी का क्लास से क्या ताल्लुक है? तो ओवरऑल ये सारी सर्विसेज, ये जो पानी टीचर के लिए आ रहा है या जो वॉशरूम स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वो पानी खर्चा है। तो अगर कॉलेज उसको किसी एक्टिविटी से लिंक करना चाहे तो उसका रीजन ये होता है कि हम एक रेट निकाल के रख लें, उसको फिर इस्तेमाल कर लें। अब इस 37.5 पर आवर की इंटरप्रिटेशन क्या बनी कि जब भी वर्कर 1 घंटा काम करेगा तो साथ ये खर्चे भी होने शुरू हो जाएंगे। अब इससे इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या आगे मदद मिलेगी? वो अगर कभी भी कॉस्ट डिटरमिन करना चाहें कि अच्छा अगर हम अगले क्वार्टर में 4000 घंटे लोगों से काम करा लें तो क्या होगा, 4000 इंटू 37.5, इतने ओवरहेड नहीं होंगे। अच्छा इसी तरह से ये 4000 क्या था, हाँ 112.5, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम जब भी एक यूनिट बनाएंगे 112.5 रुपए ओवरहेड्स आ जाया करेंगे। अब इस रेट का ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या है? वो ये प्लान कर सकते हैं, अच्छा हम जो जुलाई के महीने में 1600 यूनिट्स बनाने का इरादा रखते हैं तो कितना खर्च होगा, 1600 इंटू 112.5। इसी तरह से अगर ये रेट निकाल लिया ये वाला 56.25 पर मशीन आर, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि मशीन जब 1 घंटे चलेगी तो बिजली, किराया, फलानों की तनख्वाह, सब ओवरहेड्स इनको मशीन के चलने से लिंक कर दिया कि जब मशीन 1 घंटा चलेगी तो 56 रुपए खर्चा आया करेगा। अब इसको हम प्लान कैसे करें कि अगर अगले 4 महीने में हमारा मशीन को 2700 घंटे चलाने का इरादा है तो हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि इतना खर्चा हो जाएगा, कितना 2600 घंटे इनटू ये 56.2। कुछ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई? इसी तरह से ना आपको जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट बताया करूंगा तो ये हमेशा ऐसे नहीं होगा कि जब मैंने उसका बैकग्राउंड बताया तो उसी वक्त सब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। उसमें से जितना समझ आया होगा उसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आगे कैलकुलेशंस करते करते वो कॉन्सेप्ट्स में बार बार रिपीट कर रहा हुआ करूंगा, फिर उनका इस्तेमाल होता शुरू हो जाएगा, फिर चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। लेकिन अगर आप बेटे एफर्ट ही नहीं करेंगे ना, अगर आप कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे, मैंने ये जो सवाल आप लोगों को करने को कहा ये सारा मैं खुद बोर्ड पे कर देता, वो तो मैं कर रहा होता। अब आप लोगों ने जब ये सवाल किए और आपके जहन में फिर सवाल बने कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बच्चे ने कहा ये क्यों हो रहा है, तो ये कुछ कैलकुलेशन की, थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल किया, सवाल आए क्या कर रहे हैं, तो फिर इसके साथ अब जवाब आ गया। जब आपने दिमाग ही इस्तेमाल ना किया होता तो फिर ये मेरे जवाब आपको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा रहे होते। तो बेटे अगर आप कॉस्ट करना चाहते हैं ना तो दिमाग इस्तेमाल किया करें। ये चाहता हूं मैं आपसे कि आप अपने लिए अपने आप को फेंके चैलेंजेस के आगे। मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, ये थोड़ी कह रहा हूं जाओ पढ़ा दी खुद ही करते रहो, पढ़ा ही रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन बस एफर्ट चाहता हूं मैं आपसे। जी अब आप पूछें। ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड सारे, हाँ
जी, ये 4.5 लाख में फैक्ट्री रेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सैलरी सब शामिल है। जी जी, इसमें भी सारे डायरेक्ट जितने भी इसमें डायरेक्ट होंगे सारे किसी ओवरऑल जो 1 मिनट में फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे अगर शादी हॉल वाले से जाके कोई रेट कर रहे हैं जी, हमने एक फंक्शन करना है, तो वो कहेगा जी हम आपको पर गेस्ट 1700 रुपए चार्ज करेंगे। अब वो ये कैसे कर पा रहे हैं 1700 पर, ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया होगा? उन्होंने पहले अपनी पर गेस्ट कॉस्ट निकाली होगी ना, कि जब भी फंक्शन होगा तो अब उसमें एसी चलना है, उस एसी का पर इंडिविजुअल से कैसे लिंक बन सकता है? वो तो घंटों से लिंक बनेगा। बिजली के बिल हैं, इसको कैसे पर कस्टमर से लिंक कर सकते हैं? लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने हिसाब किताब लगाया होगा। तो उन्होंने सारा हिसाब किताब लगाया होगा कि जब भी हमारा 3 घंटे का फंक्शन होगा इस हॉल के अंदर, तो हमें तकरीबन पर बंदा 700 रुपए कॉस्ट कर रहा होगा। तो उन्होंने कह दिया कस्टमर को 1700 रुपए हम आपसे चार्ज करेंगे। तो ये बिजनेसेस इन खर्चों का एक रेट निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में मुश्किल क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि वो डायरेक्ट है ही इसलिए क्योंकि पता है एक यूनिट बनाने के लिए कितना है। ओवरहेड्स का नहीं पता, तो उनके लिए ये रेट बनाना पड़ रहा है और उसको किसी ना किसी एक्टिविटी से लिंक करना पड़ रहा है। ये OAR है जी। सर ये टोटल बजटेड ओवरहेड्स की ना इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। ओवरहेड्स क्या है? FOH में क्या शामिल है? सर मतलब हमारे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा सारे खर्चे टोटल फॉर किसी पीरियड होगा। चलें फॉर द ईयर था। एक्चुअल और बजटेड कहूं तो क्या फर्क होगा? हाँ, अगर हम कहें कि टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर 2021, तो 2021 एंड हो गया, उसमें जो टोटल ओवरहेड्स थे ये वो हैं। अब मैं कह रहा हूं टोटल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर 2022। इसका मतलब है हम 2022 को एस्टिमेट कर रहे हैं कि टोटल 2022 में टोटल रेंट कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, टोटल फ्यूल पर कितना होगा, ये सब 4.5 लाख रुपए। ये कुछ भी हो सकता है, ये तो उस मैनेजमेंट की टेंशन है ना कि उन्होंने इस बजट का डाटा उठाना कहां से। हमारे लिए तो रेलेवेंट ये है कि बजट का डाटा है, अब आगे क्या करना है ये तो उन लोगों ने सोचना है कि हम मार्केट से पूछें, बड़ों से पूछें, खुद सोचें। ये तो डाटा कहां से उठाना है ये तो टेक्निकल लोगों का काम है। हमने तो नंबर्स गेम करनी है आगे कि अच्छा अमाउंट कितनी होगी। बहरहाल जो आपका सवाल है वो मार्केट से पूछ सकते हैं, जिनसे सीख के इस काम में आए हैं उनसे पूछ सकते हैं। कुछ पल्ले पड़ रही है बात? कितने हो गए? ये मैंने क्या कर दिया अभी? मटेरियल कॉस्ट कर दिया। OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले में न्यूमिनेटर में 4.5 लाख, डिनोमिनेटर में क्या रखूं? टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो 300 रुपए रख दूं। 300 क्या है? 300 200 पता नहीं, 200 क्या है कि वो जो वर्कर है उसको हम 200 रुपए पर घंटा रेट वेज दे रहे हैं। ये तो उस एक वर्कर का 1 घंटे का रेट आ गया। 3 घंटे क्या है? 1 यूनिट बनाएगा तो वर्कर 3 घंटे काम कर रहे होंगे, तो 1 यूनिट के लिए 3 घंटे और 1 घंटे का रेट 200 रुपए पर आवर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर क्या चीज होगी? 1 यूनिट बनाने में कितना लेबर का खर्चा आएगा। तो हमें तो टोटल फॉर द ईयर तक पहुंचना है, तो इनटू 4000 यूनिट्स। जी 18 पॉइंट कहाँ? अच्छा ठीक है। एक बिजनेस ये सारे काम नहीं कर रहा होगा। अगर कोई आपको डेप्रिसिएशन सिखा रहा है और आपको कह रहा है कि आप ऐसा करें बच्चों, स्ट्रेट लाइन से भी कैलकुलेट कर दें, रिड्यूसिंग से भी कैलकुलेट कर दें, आर्ट मेथड से भी कर दें, यूनिट मेथड से भी कर दें, तो वो किस लिए कर रहे हैं? वो तो स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। एक ही कंपनी थोड़ी शुगर लगा रही होगी कि स्ट्रेट लाइन से भी कैलकुलेट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग से भी। ये तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे फार्मूले लगा रहा हूं। असल में बिजनेस तो इनमें से कोई एक ही बेस यूज कर रहा होगा। ये तो मैं आपको सिर्फ फार्मूलों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। और क्या रह गया? प्राइम कॉस्ट। उस प्राइम कॉस्ट में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो OAR बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट बन जाएगा 450 और डिवाइडेड बाय 360,000 13.39 कर लें यार, ये 39 कर लें। हाँ जी, OAR की कैलकुलेशन ओके।
जी, प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं जी। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी? हाँ, तो अभी सवाल में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी निकाल ली हमने? 24 लाख, नहीं 9,60,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 24 लाख निकाल ली, दोनों को ऐड कर लें जी। आप कह रहे हैं कि इन दोनों को परसेंटेज को ऐड करें तो 13 क्यों नहीं आ रहा? न्यूमरेटर में चीज होती है ना, तो वो ऐड करके आंसर भी ऐड कर देती है। ये तो डिनोमिनेटर है, दो फार्मूले में डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उन डिनोमिनेटर्स को ऐड करके डिवाइड कर दें तो वो दोनों आंसर का प्लस नहीं आ जाए। चलिए और लिखें सवाल, और सवाल लिखिए। बजटेड इंफॉर्मेशन सवाल लिखिए। बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर 2022, बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर 2022 बता रहा हूं। अब उसमें लिखते जाइए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6 लाख रुपए, ये रुपीस बता रहा हूं सारे, यानी आप बेशक आइटम्स लिखते जाइएगा और रुपीस के कॉलम में फिगर लिखते जाएं। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताई है 6 लाख रुपए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 5 लाख रुपए। अच्छा, इस 5 लाख रुपए ये जो बात लिखी है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ ब्रैकेट में लिखिए ₹200 पर आवर, ₹200 पर आवर। यानी ये ना उन वर्कर्स का रेट बता दिया मैंने, जिन वर्कर्स की टोटल कॉस्ट मैंने 5 लाख बताई है ना, तो ये उनका मैंने रेट बता दिया कि इनकी दिहाड़ी का रेट क्या है, ₹200 पर आवर है जो उनको वेजेस देंगे। चलिए आगे नेक्स्ट खर्चा लिखें। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट 60,000, 60,000। इंश्योरेंस 30,000, 30,000। डेप्रिसिएशन 140,000, 140, 1,40,000। रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस 25,000, 25,000। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर 95,000। चलें, बस ये खर्चे हैं और रिक्वायरमेंट है आपसे दो। एक OAR बता दें, OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक ये बता दें, और एक बता दें OAR पर डायरेक्ट लेबर आवर, OAR पर डायरेक्ट लेबर, यानी एक आप डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे बता दें OAR, और एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे बता दें। है जी, क्या टोटल बजट?
क्या जी? फ्यूल एंड पावर 95,000, 95,000। क्या जी? जी जी, अरे ये सारे खर्चे फैक्ट्री के हैं, हम लोग यहाँ फैक्ट्री पढ़ रहे हैं, फैक्ट्री के मशीनों के हैं फ्यूल पावर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेस पे निकालना है आपने और डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे। नहीं आएंगे, मैंने 95,000 कहा था। और बाकी खर्चे भी शायद गलत लिखे हैं मुझे लगता है, 60, 30, 140। ठीक है।
दूसरा वाला एक मैंने कहा था OAR बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 350,000 ना किसी को समझ आया हो? शर्म आनी चाहिए वैसे अगर नहीं आया तो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये FOH नहीं होते, उनके अलावा बाकियों को ऐड कर लें तो 350,000 बनता है बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में बेस्ड है तो आंसर परसेंटेज में आएगा। पॉइंट है जी, सही है सर, सही है। और एक OAR मैंने कहा था बेस्ड ऑन, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने? 2500, बिल्कुल ठीक है। शाबाश। मैंने आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई थी 5 लाख रुपए और ब्रैकेट में कहा था कि ये 200 पर आर है। अगर एक आर का रेट 200 है तो टोटल 5 लाख रुपए की वेजेस के लिए कितने घंटे लगे होंगे? इसको डिवाइड ही करेंगे। 140 पर आवर। $2500। हाँ जी जी जी। बिल्कुल, क्योंकि लेबर के काम करने में उसकी सपोर्ट इन्वॉल्व हो गई ना, जैसे टीचर पढ़ा रहा है। अब ये वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट लेबर। तो अब डायरेक्ट लेबर के काम के दौरान ओवरहेड भी तो लग ही रहे हैं ना, तो 1 घंटा डायरेक्ट लेबर के काम करने से इतने ओवरहेड्स लगेंगे। ये हमने साल के शुरू में एक रेट प्लान कर लिया। हाँ जी, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स 140। फार्मूले हो गए, ठीक है। अली, कल के लिए ना वो एक सवाल भेजा है, वो कल चाहिए कॉपी। अच्छा, कल मैं इसकी पास पेपर की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी आज बस मैं पढ़ाई यहीं रोक रहा हूँ, यहाँ तक की चीज़ को आप हजम कर लें। और मैंने क्लास ख़त्म करने को नहीं कहा, अभी मैं क्लास में मौजूद हूँ। वो जो ब्लू जैकेट वो पहना, ब्लू शर्ट, ये दाढ़ी वाला वो। हाँ, क्या बता रहा हूँ मैं अभी, क्या बात कर रहा था मैं? हैं? क्या कहा मैंने? अच्छा, अभी तक ओवरहेड्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये फार्मूला समझाया, इसकी प्रैक्टिस हो गई। इसमें ना ये जो चीज़ें हैं, देखें मैं आपको बिल्कुल समझा भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और इससे पहले ये जो अभी मैंने सवाल करवाया, इससे पहले जो सवाल किया था, इस तरह का सवाल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कराया कॉस्ट वालों को। मैं ओवरहेड्स के फार्मूले पढ़ा के सवाल यही करता था सामने, जो आपके सामने आया है। लेकिन उससे पहले जो किया वो भी कराया, आप लोगों को करने को दिया, फिर बोर्ड पे समझाया। बताने का मकसद ये है कि चूंकि अब ये एक नीचे लेवल पे पेपर आ गया है, तो मैंने अपने पढ़ाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई शामिल कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ। लेकिन बेटा यहाँ तक ये वाली चीज़ें हैं ना, अब जैसे देखें, मैंने कहा 5 लाख टोटल लेबर कॉस्ट और 1 घंटे का रेट इतना है, तो अब इससे 2500 आवर्स निकल आएंगे। ये चीज़ें आपके लिए ऐसे होनी चाहिए। अगर आप इनमें इस तरह से कंफर्टेबल हैं तो आपको कॉस्ट साथ साथ चलती रहेगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। और ये जो पिछले वो वेरिएबल फिक्स वाले चैप्टर में इस तरह के काम किए भी थे। मैंने शुरू में वो चैप्टर ही इसलिए कराया था ताकि हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीख सकें कि कहीं पर अगर कोई चीज़ रुपए पर आर थी तो टोटल तक पहुंचने के लिए उसको आर से मल्टीप्लाई किया था, कहीं पर कोई खर्चा रुपए पर मंथ था
तो टोटल तक पहुंचने के लिए मंथ से मल्टीप्लाई किया था, कहीं पर कोई पर यूनिट था तो उसको इंटू यूनिट्स किया था। तो ये बेसिक मेहनत जो की थी। अब बेटा आगे हर क्लास में मैं जाके आपको ये नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लेन कि ये टोटल है, ये पर यूनिट है, ये आपने इसमें आपको बहुत फ्लुएंट होना पड़ेगा। तो इसलिए ये सोचने की बात है। मैं इस वक्त ना एक बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। ये जब आप इस तरह के बीच में कमेंट देते हैं ना, तो उससे ये शो हो रहा होता है कि आप यहां पर क्या करने बैठे हुए। जब पढ़ा रहा हूं हंसी मजाक कोई चीज मजाक में कर रहा हूं, ठीक है मजाक चल रहा है, लेकिन मैं एक बात बहुत सीरियस समझ के कर रहा हूं, तो फिर इस तरह की चवलें बीच में ना मार रखे। कई बातें पहुंच जाती हैं मुझ तक, मैं जिसको कह रहा हूं उनको पता चल गया होगा। तो ये जो इस तरह की पर यूनिट कैलकुलेशंस हैं, ये आपके लिए बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए। इसमें अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है तो पहले 6 लेक्चर्स अभी तक यूट्यूब पे हैं, उनमें जहां पर मैंने ये वेरिएबल और टोटल निकालने की बातें की हुई थी, आप उनको दोबारा जाके देख लीजिए। अब आप कॉस्ट में काफी आगे चले गए, इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी कर ली, ओवरहेड भी हम कर रहे हैं, आस्ता आस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने एक बहुत कैलकुलेशन वाला चैप्टर पढ़ाना है, बहुत कैलकुलेशन है उसके अंदर, और मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस करानी है। लेकिन ये जो इस तरह की चीजें होंगी ना कि ये आर्स इतने हैं और आर्स का रेट इतना है और टोटल इतना है, ये चीजें बेटे आप उसमें बहुत फ्लुएंट होने चाहिए। अगर आपको इनमें ज्यादा मसला आ रहा है तो आप इसी तरह के 10-12 सवाल ये जो अभी दरमियान में जितने भी हुए, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें जाके। ये बड़े जरूरी टूल्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे चलने के लिए। अच्छा, अब जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है कोई ना कोई पेपर या वैसे जानते हैं, तो मैंने 15 लेक्चर्स इंतजार किया है एक बात का, और इंतजार इसलिए किया है क्योंकि आपको मैंने कॉस्ट पढ़ानी है और आगे भी इंशाल्लाह कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा। और इन 15 दिनों के इंतजार में मैंने अपनी तरफ से जो भी एफर्ट की, आपको ये वक्त दिया था कि मैं कॉस्ट पढ़ा सकता हूँ, मैं कॉस्ट का टीचर हूँ और आपको अच्छा ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप अगर भरोसा कर गए इस बात पे, अगर तो आगे तो चलें, कॉस्ट चलेगी ही, लेकिन अब कुछ और बहुत जरूरी बात है जो मेरी क्लासेस का हिस्सा रहेगी। आप सब लोग माशाल्लाह अक्लमंद समझदार बाशऊर लोग हैं, तो आप तकरीबन एज आपकी कोई एवरेज अगर करूं तो 20 के आसपास के लोग आप यहां बैठे हुए हैं, इससे प्लस माइनस हो सकते हैं, एवरेज 20 आपकी एज है। और आप सीए में कितना टाइम समझते हैं लगेगा? 4-5 साल, 5 साल कम से कम 6 साल। अब उसमें जो अपनी सलाहियत के एतबार से या पढ़ाई के शौक के एतबार से कोई 8, 9, 10, 12 साल लगाना चाहे तो उसका अपना शौक जरूर है, लेकिन 5, 6, 7 साल चलें ये लगेंगे। अच्छा, अब ये जो 5-6 साल आपके लग जाएंगे, ये आपकी जवानी की एज के 5-6 साल हैं, ये बुढ़ापे के 5-6 साल नहीं है। आपकी टोटल लाइफ में से जो जवानी वाला फेज है, वैसे मतलब जो अमूमी एतबार से जो जवानी की एज होती है वो 15 से 40 होती है, ये जवानी का पीरियड काउंट होता है। तो आप अपनी जवानी की एज के 6 साल इस प्रोफेशन में लगा रहे हैं, ठीक है, करिए मेहनत, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह 7 बजे, सर्दियां भी और बढ़ती जाएंगी, सुबह सुबह क्या आप आके बैठे होंगे, जो बाइक पे आते होंगे उनके हाथों को पता चलेगा कि सर्दी में बाइक चलाना कैसे होता है। फिर चिंगची पे बैठे हैं या बाइक पे पीछे बैठे हैं, जहां भी हैं, बाहर ट्रैवल करके मुश्किल आ रहे हैं, फिर आप दूसरे शहरों से आए हुए हैं, यहाँ हॉस्टल की लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में से हैं। आप अपनी जवानी के ये 5-6 साल की मेहनत, और आप मेहनत कर रहे हैं चाहे जैसी भी टूटी फूटी है, लेकिन मेहनत बहरहाल आप लोग कर रहे हैं। आप 4-5-6 घंटे तो कॉलेज में कम से कम गुजार रहे हैं। फिर इसके अलावा कई लोग होंगे जहां लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, बैठ के घर जाके पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपनी जिंदगी के 24 घंटों में से अगर अपनी असेसमेंट करें ना, तो आप में से अक्सर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। समझ आ रही है, ज्यादा समझ आ रही है, नहीं आ रही है, होमवर्क करते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन जनरली मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप में से काफी सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब आप अपनी एनर्जीज अपनी इस जवानी के अंदर आप एक फील्ड की ये पढ़ाई पे लगा रहे हैं, 6 साल आप अपनी जिंदगी के लगाने को तैयार हैं। आप क्यों कन्विंस्ड हो गए कि आप 6 साल लगाने के लिए तैयार हो गए? क्यों कन्विंस्ड हैं इस बात पे? हैं जी, सीरियस सवाल पूछ रहा हूं बहुत जी। बेटर फ्यूचर है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको लगता है, और हाँ ऐसा है भी, कि अगर आप ये 6 साल जिंदगी की अच्छी मेहनत कर लें, सीए क्वालिफाई कर लें, तो अभी तक के हालात में अल्लाह का शुक्र है इसका अच्छा कैरियर ही है, रिस्पेक्टेबल है, अच्छी इज्जतदार जगह काम मिल जाएगा, जॉब भी अच्छी है, बिजनेस भी हो जाएगा, यानी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, रिस्पेक्टेबल अर्निंग भी होगी। और कितना अर्सा, तकरीबन अभी अगर आप 20, चलो 25, 26, 27 के सीए कर लिया, तो आगे तकरीबन प्रोफेशनल लाइफ कितनी बाकी को रह जाएगी? एवरेज 20-25 साल, चलो 30 साल कह लें, चलो 35 कर लेते हैं। अब आपने अपनी जवानी के 6 साल प्लस
जो कैरियर है, देखें तकरीबन अब आप लोगों ने अपने वालिदैन को देखा है, अपने घर में और बड़ों को देखा है, तकरीबन एक मर्द की वर्किंग लाइफ जो वो ऑफिस में है या नौकरी कर रहा है, तकरीबन 55-60 साल एक वर्किंग लाइफ होती है। अब उस 60 साल भी अगर मान लें तो 30 साल, तकरीबन 35 साल, ये आपके पास एक पीरियड होगा इस 6 साल की मेहनत के बेनिफिट्स लेने का। अच्छा, वो बेनिफिट्स ऐसे भी नहीं होंगे कि इस 6 साल की मेहनत के बाद आपको बादशाह सलामत बना दिया जाएगा और उसके बाद आप बिल्कुल एफर्टलेस आराम से बैठे ऐशी करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। चार्टर्ड अकाउंटेंट की हर फील्ड में, सीए प्रोफेशन, चाहे वो फर्म बना रहे हो, मैं टीचर्स की बात कर लें, वैसे इंडस्ट्री में कोई हूं, अपना बिजनेस कर रहे हो, एफर्ट बहुत ज्यादा है, हो रही होती है, मुसलसल हो रही होती है। अभी मेरा तो खैर पीक सीजन चल रहा है क्योंकि सीफैप भी पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं रात 10-10:15 तक क्लासों में हूँ, सुबह 7 बजे का आया होगा। हाँ, ये सेशन खत्म हो जाएगा तो जल्दी क्लास खत्म हो जाया करेगी। ये सीजन चेंज करेंगे। इसी तरह सीए फर्म्स हैं, टैक्स का सीजन चल रहा है, ऑडिट का सीजन चल रहा है, तो उसमें 22 घंटे भी दिन में ऑफिस में गुजर रहे हैं। ये सीजन चलेगा, लेकिन एफर्ट है। तो आप 6 साल की अपनी जिंदगी की सारी एनर्जी, तकरीबन सारी एनर्जी अभी आपकी इस पढ़ाई पे लगनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपनी मेहनत, और इसके लिए आप क्यों कन्विंस्ड हैं कि अगले 25 साल आपके अच्छे गुजर जाएंगे? ऐसे ही है ना? तो ठीक है, अकलमंदी की बात है। अगर आपको यह कहा जाता कि आप जिंदगी के 6 साल मेहनत कर लें, उसके बाद आपको सिर्फ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी और बस यही टोटल आपकी जंप होगी, उसके बाद फिर आप फारे गए, फिर आप जो मर्जी करें, और एमए करना एमए कर लें, रेडी लगा लें। सीए की कुल दौड़ इतनी थी कि आपको सीए करने के बाद 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी बस। फिर आप उस 1 साल के फायदे के लिए 6 साल लगा रहे होते? नहीं। तो अब आपकी अकल में यह बात आ रही है कि 6 साल की मेहनत आप लगाने को तैयार हो जाए, जब उसके बदले में रिवॉर्ड मिल रहे हैं 25-30 साल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या गारंटी है कि आप उन 25-30 साल मौजूद रहेंगे? किसी के पास गारंटी है? मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। गारंटी है किसी के पास? नहीं। बात ये मैं आपको मायूसी के लिए बात नहीं बता रहा, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। मेरे क्लास में बैठे हुए मेरे ही अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत होंगे, मैं अपने सामने के अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जिनमें से मुझे 8-9 लोग याद हैं, इंक्लूडिंग एक मेरी भतीजी जिसको मैंने खुद जनाजा पढ़ाया है। वो 8-9 लोग अब इस दुनिया में नहीं है। एक लास्ट ईयर ही एक स्टूडेंट था, बहुत अच्छा काबिल बच्चा था, और अब देखें, आप कैफ पास करने के बाद अच्छी फर्म्स को फॉलो करने का सोच रहे होंगे। अब एक स्टूडेंट है जिसका कैफ पास हो चुका हुआ है, उसकी एक टॉप क्लास फर्म में इंडक्शन हो चुकी हुई है, जिसमें उसकी ज्वाइनिंग है, और उससे कुछ दिन पहले वो फौत हो गया है। मतलब एक कैरियर चल रहा है और वो उससे क्या अच्छा सोच सकता है, लेकिन वो फौत हो चुका है। फिर इसी तरह से एक मेरा सीए फाइनल का स्टूडेंट रात को बीएफडी की क्लास पढ़ के निकल रहा है, 2 से बाहर निकल के बात कर रहा है, अभी क्या प्लान है, क्या है, हाँ जी मेरी दुबई नौकरी हो गई है, और वो जिसकी दुबई नौकरी हो गई है वो अगली सुबह बस के नीचे आ चुका हुआ है। इसी तरह से एक और ये जो एक अब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ना, ये मुझे बहुत अरसे तक ये बहुत फिक्रमंद भी रखा इस बात ने। मैं उन दिनों 4 महीने के लिए चल रहा था, तो एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, ये फरवरी 2020 की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी पढ़ाई, और ये फरवरी की बात है, मतलब मार्च अटेम्प्ट, फरवरी। बहुत काबिल बच्चा था कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरे कुछ दिन ज़ाया हो गए और FR2 कॉस्ट पड़ रहा था मुझसे, तो अब मेरे दिन ज़ाये हैं, लेकिन आप मुझे प्लान कर दें, जैसे आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, जिस तरह से आप गाइड करेंगे मैं वो करूँगा, मैं सब एफर्ट करने को तैयार हूँ। अब मैं उसको जवाब भी दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अभी भी टाइम है, ऐसे कर लो, उसको रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। और मेरा आखिरी जुमला जो मुझे बहुत अरसे तक तंग भी करता रहा, मैं उसको मैसेज में लिख रहा हूँ, यू स्टिल हैव इनफ टाइम, यू स्टिल हैव इनफ टाइम। और उसके 2-3 दिन के बाद वो लड़का फौत हो चुका था। आपको बताने का बेटा मकसद ये है कि हम चूंकि अकलमंद, अभी भी साबित हुए कि आप लोग अकलमंद हैं, कि आप 6 साल का पीरियड गुजार रहे हैं फुल एफर्ट, फुल डेडिकेशन के साथ, किस लिए? कि अगले 25 साल अच्छे गुजर जाएं। और ये वो 25 साल हैं जो किसी के पास गारंटी नहीं है कि होंगे। और चलो फर्ज कर लेते हैं कि हाँ एवरेज एज रहेंगे 25-30 साल, आपके पास क्या गारंटी है कि इन अगले 25-30 साल के अंदर जो इकोनॉमी के, दुनिया के हालात होंगे, एक सीए अच्छा कैरियर रहेगा? क्या गारंटी है इस बात की? नहीं है गारंटी। फिर आपके पास ये गारंटी भी नहीं है कि आपको इन 25-30 साल के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं लग जाएगी कि आप वो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते, कोई गारंटी नहीं है गारंटी। अब आप अकलमंद पे, अब अपनी अकल पे गौर करिए कि हम अपनी जवानी का, और ये मैंने भी जवानी के 6 साल गिनाए हैं, वरना उससे जो पिछले 20 साल आप गुजार के आए हैं, आपके वालिदैन की सारी एफर्ट, आपकी पिटाई भी किस बात पे हो रही है? पढ़ाई कर लो। अच्छा, वो पढ़ाई भी किस लिए कह रहे हैं करने को? कि आगे अच्छा कैरियर बन जाएगा। तो अब मैं उस 6 साल की बजाय आपकी पूरी 26 साल की जिंदगी गिन लेता हूं। उसमें हम पूरी 26 साल पैदाइश से लेकर भरपूर जवानी उस चीज को हासिल करने के लिए फुल एफर्ट लगा रहे हैं, फुल एफर्ट, जो गारंटी है ही नहीं कि मिलनी है। आप लोग ICAP के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और ICAP के एग्जाम्स होने हैं, आपको यकीन है कि एग्जाम होने हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं ना?
अगर ICAP कहे कि जी देखेंगे एग्जाम लेने हुए तो ले लेंगे, नहीं तो रहने देंगे, तो फिर आपका पढ़ाई तैयारी का जो एफर्ट लेवल होगा वो कम डाउन हो जाएगा ना, पता नहीं एग्जाम्स होने नहीं होने। लेकिन चूंकि वो कह चुके हैं कि एग्जाम होने हैं, अब आपको यकीन है कि एग्जाम होने हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। कभी अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं किन एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं? मार्च 22 है ना। क्या वाकई आपके पास गारंटी है कि मार्च 22 में एग्जाम्स हो भी जाएंगे? गारंटी है नहीं। क्या कभी किसी लेवल पे कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुए? अभी पिछले 1-2 साल के अंदर हुए हैं। AFC की 2 अटेम्प्ट कैंसिल हुई हैं, CA फाइनल की 1 अटेम्प्ट कैंसिल हुई। तो गारंटी नहीं है ना, लेकिन एक यकीन के साथ एफर्ट करे जा रहे हैं। तो जिस मसले का यकीन आपको, जो कि परफेक्ट यकीन नहीं है, एफर्ट के हाँ होने हैं एग्जाम्स, अपने 24 घंटे की जिंदगी लगा के देख लें, बल्कि 26 साल की जिंदगी लगा के देख लें, 20 साल की चलें, कि उसकी सारी जो फोकस है वो आपके वो एग्जाम्स हैं, जो कि पता नहीं कंफर्म होने भी हैं कि नहीं। लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कंफर्म होनी है, इसमें कोई शक है ही नहीं, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, और वो है मौत। कंफर्म मरना है, कंफर्म। और हमारा ईमान ये है कि दोबारा जिंदा भी होना है, और ये भी ईमान है कि दोबारा जिंदा होने के बाद फिर नहीं मरना है, फिर हमेशा की जिंदगी। और ये जो दुनिया में जिंदगी गुजार के जाएंगे ना, इसी की बेस पे ही आगे रिजल्ट आना है। या तो इसके बदले हमेशा की जन्नत है, हमेशा, इतना सा लफ्ज है हमेशा, लेकिन खत्म नहीं होना इसने कभी, कोई बोरियत भी नहीं आनी है इसमें कभी, या फिर हमेशा की दौज़ख है, हमेशा की दौज़ख। हाँ, बीच में कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो दौज़ख में एक वक्त गुजार के जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन एक वक्त गुजार के चूल्हे में उंगली लगा के देख लें, तो हम अगर उस तीसरे वाले केस को छोड़ दें तो या हमेशा की जन्नत है या हमेशा की दौज़ख है। और ऐसी बस ट्रेलर के तौर पे आपको बहुत छोटा सा अज़ाब बता रहा हूं दौज़ख का, कि पानी दिया जाएगा पीने के लिए, जब वो पानी पिएगा वो, क्योंकि प्यास इतनी होगी, अब वो जो पीने के लिए प्याला ऐसे पकड़ेगा तो उसका मुंह पिघल के उस प्याले के अंदर गिर जाएगा उसकी हीट की वजह से, फिर मुंह मिलेगा, फिर पिएगा, फिर मुंह अंदर गिरेगा, जूते मिलेंगे, और वो जूते जो पहनेगा अब वो हैं पाँव में, लेकिन खोपड़ी उबल रही होगी इसकी वजह से। ये मैं आपको बहुत छोटे से बता रहा हूँ। इसी तरह से जन्नत में भी बहुत सारे मजे हैं, मतलब उसमें ऐसे मजे हैं कि इंसान खा रहा है, खाता है, चला जा रहा है। आप यहाँ पर कोई मजे की चीज खा लें जो आपको बहुत पसंद है, कितनी को खा लेंगे, और उसके बाद एक लेवल ऐसा आएगा कि आपको कोई कहेगा ना खा लो, आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं खाना। यहां पर जितने भी खुशी मजे हैं उनको एक वक्त के बाद बस हो जानी है, जन्नत में नहीं होनी है, वो हमेशा रहने। तो आप 6 साल की जिंदगी लगाने को तैयार हो गए उस 25 साल के फायदे के लिए, जो गारंटी भी नहीं कि मिलना है। लेकिन 60 साल की जिंदगी, अच्छा पता नहीं 60 है कि नहीं, मैंने आपको 3 मिसालें गिना दी हैं जो 20-22 साल में जा चुके हैं, पता नहीं जितनी भी जिंदगी है, लेकिन इस जिंदगी के बदले हमेशा की या तो जन्नत होनी है या हमेशा की दौलत होनी है। अब ये बात करने का मकसद सिर्फ एक फिक्र इस वक्त आपके अंदर जगाना था कि क्या हम उस जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम फोकस कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी सारी तैयारी हो ही इस बात की रही है कि अटेम्प्ट मार्च की आ रही है, क्या करना है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, और ये और फिक्र वाली बात है कि हमारे वालिदैन हमें मार पीट के इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि तुमने आगे 25 साल नौकरी करनी है। क्या उन्होंने इसलिए भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है कि आगे क्या करना है, या नहीं की तो क्योंकि उन बेचारों को अपनी जिंदगी के बारे में भी कोई फिक्र नहीं थी। तो इसलिए ये बहुत फिक्र की बात है मेरे बच्चों, इस पे हमें एक सोचने वाली बात रखनी है अपने अंदर। फिक्र मैंने ये इग्निशन दिया सिर्फ, अब इंशाल्लाह हर क्लास में कोशिश करता रहूंगा कि बस थोड़ी सी फिक्र अलाइव रहे, बस ये फिक्र चलती रहे। पढ़ाई बिल्कुल करें, पढ़ाई करनी है, अच्छी जिंदगी गुजारनी है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये फिक्र साथ साथ चलती रहे, इसके लिए मैं हर क्लास के अंदर कोशिश करूंगा कि बस फिक्र किसी तरह जिंदा रहे हमारे अंदर। तो बस ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बात थी, इंशाल्लाह फिर अगली क्लासेस से कुछ ना कुछ फिक्र वाली बात चलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।